दोस्तों जरा सोचिए, हर सुबह उठकर वही काम, वही रिश्ते, वही रूटीन और अचानक एक दिन एहसास हो कि ये सब किसी गहरे मायने के बिना बस चलता जा रहा है। तब आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे या इस बेमतलब जिंदगी को ही अपनी ताकत बना लेंगे? इसी सवाल से हमें टकराते हैं एल्बर्ट कैमू अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस में। कैमू हमें दिखाते हैं इंसान और दुनिया के बीच की वो दूरी, वो टकराव जिसे वो कहते हैं एब्सर्ड यानी बेमेल। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों कैमू को लगता है कि जिंदगी का असली सवाल आत्महत्या है और क्यों वो कहते हैं कि सिसिफस को खुश सोचना चाहिए। और हाँ, नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स का इस्तेमाल करके आप सीधे उस अध्याय पर जा सकते हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। लेकिन सिसिफस की कहानी वाला हिस्सा जरूर देखें, क्योंकि वहीं इस किताब का सबसे गहरा और यादगार संदेश मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं द मिथ ऑफ सिसिफस का ये सफर। अध्याय 1। दोस्तों, किताब की शुरुआत होती है एक जरूरी सवाल से। क्या जिंदगी का कोई मीनिंग है? एल्बर्ट कैमू लिखते हैं कि द मिथ ऑफ सिसिफस उनके लिए एक नई सोच की शुरुआत थी। वो कहते हैं, अगर जिंदगी का मतलब ही नहीं है तो फिर इंसान को जीना चाहिए या मर जाना चाहिए? यह सवाल उनके हिसाब से सबसे बड़ा फिलॉसफिकल सवाल है। कैमू का कहना है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सोचते ही नहीं। उठना, काम पर जाना, खाना, सोना, यही चलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक क्यों का सवाल उठता है। यही सवाल सब कुछ बदल देता है। इस सवाल को वो एब्सर्ड यानी बेमेल कहते हैं। इंसान की उम्मीदें और दुनिया की चुप्पी। इंसान अर्थ चाहता है लेकिन दुनिया जवाब नहीं देती। यही टकराव एब्सर्ड है। कैमू यहां एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं गैलीलियो का। गैलीलियो ने साइंस में बड़ा सच खोजा था, लेकिन जब उसकी जान पर बन आई तो उसने वो सच मानने से इनकार कर दिया। कैमू कहते हैं कि इससे पता चलता है कि लोग अक्सर सच से ज्यादा अपनी जान को बचाना चुनते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। कैमू ये भी बताते हैं कि आत्महत्या कोई सोशल इवेंट नहीं, बल्कि अंदर से उठने वाला फैसला है। धीरे धीरे चुपचाप एक आदमी अपनी जिंदगी के मतलब को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है और एक दिन ये सोच उसे किनारे तक पहुंचा देती है। उन्होंने लिखा है, सोचना शुरू करना ही गिरने की शुरुआत है। इस पहले अध्याय में कैमू एक बहुत जरूरी लाइन कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड के कितने डायमेंशन हैं, बल्कि यह है कि जीना है या मरना है। बाकी सब सवाल बाद में आते हैं। वो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर इंसान कभी ना कभी मरने के बारे में सोचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एब्सर्ड की खोज सिर्फ निराशा के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक होने के लिए है। जब हमें यह समझ आता है कि कोई तय मायने नहीं है, तब हमारे पास एक आजादी होती है खुद अपने मायने बनाने की। कैमू कहते हैं कि हमें इस टकराव से भागना नहीं चाहिए, ना आत्महत्या करके और ना ही झूठी उम्मीदों में जाकर। यहीं से उनकी किताब की असली यात्रा शुरू होती है, एब्सर्ड को पहचानना लेकिन उससे भागे बिना जीना। और यही बात इस किताब को आज के समय में भी इतना प्रासंगिक बनाती है। आज जब हर तरफ जानकारी है, सोशल मीडिया है, फिर भी अंदर एक खालीपन है। ऐसे में कैमू का यह संदेश हमें हिम्मत देता है कि हम इस खालीपन को देखें, उसे स्वीकार करें और फिर भी जीवन को गले लगाएं। और हां, अगर आपको एल्बर्ट कैमू की सोच को और गहराई से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ऊपर आई बटन में दिया गया द स्ट्रेंजर का वीडियो जरूर देखिएगा। वहां आपको कैमू के फिक्शन का वही एब्सर्ड दर्शन और भी दिलचस्प रूप में मिलेगा। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे, अगर जिंदगी का कोई तय मीनिंग नहीं है तो कैमू आत्महत्या को गलत क्यों मानते हैं? क्या उनके पास इसका कोई वैकल्पिक रास्ता है? यही है हमारी अगली कड़ी का विषय। अध्याय 2। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैमू के हिसाब से एब्सर्ड यानी बेमेल हमारी उम्मीदों और दुनिया की चुप्पी के बीच का टकराव है। अब वो सीधे सबसे कठिन और चुभने वाले सवाल पर आते हैं, आत्महत्या। कैमू लिखते हैं, दुनिया में एक ही असली फिलॉसफिकल सवाल है, आत्महत्या। क्योंकि अगर जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है तो क्या जीना जारी रखना तर्कसंगत है?
बाकी सारे सवाल, ईश्वर है या नहीं, दुनिया कितने डायमेंशन की है, सब इसके बाद आते हैं। वो कहते हैं हम में से ज्यादातर लोग जीते रहते हैं क्योंकि जीना आदत है। लेकिन कुछ लोग जब इस आदत को तोड़ देते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, तो वो आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। कैमू के लिए ये एक गहरा और व्यक्तिगत सवाल है। वो हमें याद दिलाते हैं कि आत्महत्या हमेशा बाहरी वजहों से नहीं होती। समाज, गरीबी, बीमारियां, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन असली वजह अक्सर अंदरूनी होती है। दिल की चुप्पी और सोच की गहराई। एक आदमी धीरे धीरे अपने अंदर सवाल उठाता है, उसकी नींव हिलती है और एक दिन वो टूट जाता है। कैमू ये भी बताते हैं कि ये एक तरह का कन्फेशन है, मैं हार गया हूं, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये सच्चाई को पूरी तरह नहीं बताता, क्योंकि कई लोग जो मानते हैं कि जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, फिर भी जीते हैं, और कुछ जो अर्थ पर यकीन रखते हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। यानी ये मामला इतना सीधा नहीं है। कैमू का सबसे बड़ा तर्क ये है कि एब्सर्ड को पहचानना आत्महत्या की ओर नहीं, बल्कि जागरूकता और आज़ादी की ओर ले जा सकता है। अगर हमें पता है कि जिंदगी का कोई तय मीनिंग नहीं है, तो हम अपने मायने खुद गढ़ सकते हैं। ये एक एब्सर्ड फ्रीडम पैदा करता है, ऐसी आज़ादी जो हमें जीने की पूरी इजाज़त देती है, लेकिन झूठे दिलासों से मुक्त करती है। वो कहते हैं, अगर आप जानते हैं कि जीवन का कोई आखिरी मकसद नहीं है, तो आप हर पल को आखिरी मानकर जी सकते हैं। ये बात सुनने में कठिन लगती है, लेकिन कैमू इसे जीने की कला कहते हैं। उनके हिसाब से आत्महत्या एक तरह का एस्केप है, एक बचने की कोशिश है। लेकिन असली हिम्मत है इस एब्सर्ड को पूरी तरह स्वीकार करना और फिर भी जीते रहना। आज के दौर में सोचिए, जब लोग स्ट्रेस, सोशल मीडिया प्रेशर, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से परेशान रहते हैं, तब कैमू का ये संदेश कितना जरूरी है। वो हमें कहते हैं कि हार मानने के बजाय उस खालीपन को देखो, उसे स्वीकार करो और फिर भी जीना जारी रखो। कैमू लिखते हैं कि इंसान के अंदर जिंदगी से चिपके रहने की एक जड़ ताकत होती है। शरीर खुद मौत से डरता है, हम जीना सीखते हैं, सोचना बाद में। यही वजह है कि अक्सर हमारी सोच हमारी आदत को पकड़ नहीं पाती। इसीलिए कैमू आत्महत्या को हल नहीं मानते। वो ये भी जोड़ते हैं कि सबसे बड़ा धोखा उम्मीद है। हम भविष्य में एक मायने ढूंढते रहते हैं, पर यही उम्मीद हमें असली आज़ादी से दूर रखती है। कैमू हमें कहते हैं कि एब्सर्ड को देखने के बाद भी जीना ही असली बगावत है। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे, अगर आत्महत्या भी रास्ता नहीं है, तो फिर कैमू हमें कौन सा रास्ता सुझाते हैं? क्या एब्सर्ड वॉल से बाहर निकलने का कोई तरीका है? इसी सवाल के साथ हम बढ़ेंगे अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैमू के मुताबिक आत्महत्या अब्सर्ड का हल नहीं है। अब वो हमें अगले स्टेप पर ले जाते हैं। अब्सर्ड वॉल्स, यानी वो दीवारें जिनसे टकराकर इंसान को एहसास होता है कि आगे कोई सीधी राह नहीं बची। कैमू कहते हैं कि इंसान की हर गहरी भावना अपने साथ एक पूरा यूनिवर्स लेकर चलती है। जैसे ईर्ष्या का अपना संसार होता है, महत्वाकांक्षा का अपना, वैसे ही अब्सर्ड का भी अपना संसार है। और ये संसार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे सामान्य पलों में सामने आता है। वो लिखते हैं, किसी भी मोड़ पर, किसी भी गली में अचानक ही एहसास आपको पकड़ सकता है। एकदम सामान्य दिन, ऑफिस जाने का रास्ता, ट्रेन में बैठना, घर लौटना, ये सब आपको चलता हुआ महसूस होता है। लेकिन अचानक एक दिन सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यही है अब्सर्ड का पहला संकेत। कैमू इस एहसास को स्टेज सेट कोलैप्स कहते हैं। जैसे थिएटर के पर्दे गिर जाएं और मंच पर जो भी नकली सेट बना हो वो अचानक टूट जाए। रोजमर्रा की जिंदगी का यही सेट अचानक गिरता है और हम असली हकीकत के सामने आ जाते हैं। वो बताते हैं कि यहीं से एक नई जागरूकता शुरू होती है। अक्सर हम कल, भविष्य, रिटायरमेंट के बाद जैसे ख्यालों में जीते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें एहसास होता है, मैं 30 साल का हो गया या जिंदगी आधी निकल गई, और उसी पल हमें समय का सच नजर आता है। हम भविष्य के सहारे जीना बंद करते हैं और वर्तमान के भार को महसूस करने लगते हैं। यही जागरूकता हमें अब्सर्ड वॉल्स तक ले जाती है। कैमू कहते हैं कि इस एहसास के 3 बड़े चेहरे हैं। पहला है ऊब, दूसरा है अजनबीपन और तीसरा है मौत की हकीकत।
पहला है ऊब। जब रोजमर्रा की मशीन नुमा जिंदगी से दिल उकता जाता है तो अचानक एक सवाल उठता है, अब आगे क्या? ये ऊब एक बीमारी नहीं बल्कि जागने का पहला संकेत है। दूसरा है अजनबीपन। एक दिन अचानक आपको अपना ही कमरा अजनबी लगने लगता है, अपने ही लोग अजनबी लगते हैं। आप दुनिया को नए ठंडे और दूर के नजरिए से देखते हैं। कैमू कहते हैं कि इंसान और दुनिया के बीच यही दूरी अब्सर्ड वॉल्स है। तीसरा और सबसे बड़ा चेहरा है मौत। मौत के बारे में हम जानते हैं, लेकिन जीते ऐसे हैं जैसे वो कभी आएगी ही नहीं। लेकिन किसी की मौत देखना या खुद किसी खतरे के करीब जाना हमें अचानक याद दिलाता है कि ये सब एक दिन खत्म होना है। ये एहसास हमारी सारी योजनाओं, सारे सिद्धांतों को खोखला कर देता है। कैमू इन तीनों चेहरों को जोड़कर कहते हैं कि ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं हमारा अस्तित्व किसी वादा किए गए घर का हिस्सा नहीं बल्कि निर्वासन है। यानी हम ऐसे हैं जैसे अपने ही संसार में बेघर हो गए हों। लेकिन यहां कैमू रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये दीवारें हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि हमें सच से परिचित कराने के लिए हैं। इन दीवारों को देखकर हमें समझ में आता है कि अब्सर्ड कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक अनुभव है। वो लिखते हैं, थिएटर के पर्दे गिरने के बाद मंच का असली चेहरा सामने आता है। उसी तरह आदतें टूटने के बाद असली जिंदगी नजर आती है। यानी अब्सर्ड वॉल्स हमें झूठे सहारों से मुक्त कर देती हैं। आज के समय में सोचिए, जब सोशल मीडिया, करियर और रिश्तों का प्रेशर हमें लगातार दौड़ाता है, ऐसे में कभी-कभी आपको लगता है कि यह सब बस एक रिहर्सल है, असली चीज कहीं और है। कैमू कहते हैं, वही पल है जब आप अपनी अब्सर्ड वॉल के सामने हैं। कैमू एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लाते हैं, अजनबीपन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। आईने में अचानक अपना ही चेहरा अजनबी लगना, किसी पुरानी तस्वीर को देखना और उसमें अपने पुराने रूप को पहचानना मुश्किल होना, ये सब भी उसी अजनबीपन की निशानियां हैं। मौत के बारे में कैमू बहुत सीधी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मौत के गणितीय पहलू से डर लगता है। जब कोई मर जाता है, उसका शरीर छूने पर कुछ महसूस नहीं करता। यही असली डर है, यही असली अब्सर्ड का चेहरा है। लेकिन सबसे अहम बात, कैमू हमें इन दीवारों से डरने नहीं कहते। वो कहते हैं ये दीवारें हमें हमारे भ्रम से मुक्त कर रही हैं। अब अगला स्टेप यह है कि जब हमें ये सच पता चल गया है तो हम क्या करें। उनके हिसाब से पहला कदम यह है कि हम इस सच से भागे नहीं। किसी झूठे भरोसे, किसी नकली सिस्टम, किसी धार्मिक छलांग में जाकर अपनी सोच को मत मारो, बल्कि इस अब्सर्ड वॉल के सामने खड़े रहो और देखो कि अब तुम्हारी असली ताकत कहां से आती है। यही कैमू की फिलॉसफी को बाकियों से अलग बनाती है। जहां ज्यादातर लोग दीवार देखकर मुड़ जाते हैं या छलांग लगाते हैं, कैमू कहते हैं, रुको, देखो, समझो और फिर जियो। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे, जब हम इन अब्सर्ड वॉल्स को स्वीकार कर लेते हैं तो कैमू हमें किस तरह की आजादी और फ्रीडम की राह दिखाते हैं। यानी अगला पड़ाव है फिलॉसफिकल सुसाइड और अब्सर्ड फ्रीडम। अध्याय 4। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अब्सर्ड वॉल्स यानी बेमेल की दीवारें हमें झकझोर कर हमारी आदतों और भ्रम से बाहर निकाल देती हैं। अब कैमू इस बिंदु पर आते हैं कि इन दीवारों के सामने खड़े होकर इंसान क्या करता है। यहीं आता है उनका कॉन्सेप्ट फिलॉसफिकल सुसाइड यानी दार्शनिक आत्महत्या। कैमू कहते हैं, जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि दुनिया और उसकी उम्मीदों के बीच गहरा बेमेल है, तो उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला, शारीरिक आत्महत्या यानी जीवन खत्म कर देना। दूसरा, किसी धर्म या आध्यात्मिक छलांग में जाना यानी किसी बड़े वादे या परलोक में शरण लेना। या फिर इस बेमेल को स्वीकार करके भी जीते रहना। पहले रास्ते को, शारीरिक आत्महत्या को, कैमू पहले ही खारिज कर चुके हैं। अब वो दूसरे रास्ते पर आते हैं, दार्शनिक आत्महत्या। इसका मतलब है अपने तर्क, अपनी समझ, अपनी स्वतंत्र सोच को मार देना और किसी तैयारशुदा भरोसे में कूद जाना। कैमू केरकेगॉर्ड, जैस्पर्स और शेस्टॉफ जैसे दार्शनिकों के उदाहरण देते हैं। ये सभी मानते हैं कि जिंदगी में गहरी विसंगति है, लेकिन अंत में वो किसी ना किसी आस्था की छलांग की ओर जाते हैं। जैसे केरकेगॉर्ड ने कहा कि तर्क की बलि देकर भगवान में छलांग लगाओ। कैमू इसे फिलॉसफिकल सुसाइड कहते हैं। वो कहते हैं, जब आप ये मानते हैं कि जिंदगी का कोई तय अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी अलौकिक सत्ता, किसी अमर जीवन या किसी अल्टीमेट ट्रूथ में शरण लेते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग को, अपनी आज़ादी को मार रहे होते हैं।
आप फिर वही कर रहे होते हैं जिससे आप भाग रहे थे, अब्सर्ड को झुठला रहे होते हैं। कैमू के लिए ये रास्ता भी आत्महत्या जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये मानसिक या दार्शनिक आत्महत्या है। इसमें इंसान जी तो रहा होता है, लेकिन अपनी आज़ादी खो चुका होता है। वो लिखते हैं, अगर आप दुनिया को उसकी असंगति के साथ स्वीकार नहीं कर सकते और किसी मायावी भरोसे में कूद जाते हैं, तो आप असली विद्रोह से भाग रहे हैं। कैमू की नज़र में असली साहस ये है कि हम बेमेल को देखें, उसे मानें, लेकिन उससे भागे नहीं। वो केरकेगॉर्ड पर टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने जिंदगी को एक स्कैंडल कहा, लेकिन आखिर में उसी स्कैंडल को भगवान के नाम पर पवित्र बना दिया। इसी तरह शेस्टोव भी तर्क की सीमाएं मानते हुए भगवान के डरावने और अजीब चेहरे को ही सत्य मान लेते हैं। कैमू को लगता है कि ऐसा करके ये दार्शनिक अपने ही रास्ते से मुड़ गए। वो कहते हैं कि अब्सर्ड का असली सार ही है टकराव, संघर्ष और सच को झुठलाए बिना जीना। जैसे ही आप इस टकराव से भागकर किसी अंतिम समाधान में शरण लेते हैं, आप उस अनुभव को मार देते हैं जो आपको आज़ाद कर सकता था। आज के समय में सोचिए, जब कोई कहता है जिंदगी में सब फालतू है, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ये भी एक तरह का दार्शनिक एस्केप है। कैमू कहते हैं, नहीं, अगर सब फालतू लगता है तो उसे वैसे ही देखो, झूठा भरोसा मत बनाओ। वो लिखते हैं कि हमें यह मानना होगा कि अब्सर्ड जीवन का एक स्थायी हिस्सा है। इसको स्वीकार करने का मतलब है कि आप न केवल स्वतंत्र हैं, बल्कि अब किसी भी पूर्व निर्धारित नियम से मुक्त भी हैं। यानी कैमू के लिए असली रास्ता ये नहीं कि हम सोच को मार दें, बल्कि सोच के साथ जीना सीखें। फिलॉसफिकल सुसाइड हमें राहत तो देती है, लेकिन हमारी ताकत और हमारी असली स्वतंत्रता छीन लेती है। वो इस अध्याय में बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि बेमेल को स्वीकार करना ही जीने की कला है। धर्म या किसी एब्सोल्यूट ट्रुथ में छलांग लगाने से आपको अस्थायी शांति मिल सकती है, लेकिन आप फिर अपने असली अनुभव से दूर हो जाते हैं। और यहीं से कैमू अपनी सबसे बड़ी सीख की तैयारी करते हैं, अब्सर्ड फ्रीडम। हमारे समय में भी ये बात लागू होती है। बहुत लोग कठिनाइयों के समय किसी त्वरित समाधान या तर्कहीन भरोसे में जाना पसंद करते हैं, चाहे वो अंधविश्वास हो, झूठा मोटिवेशन हो या किसी गुरु का वादा। कैमू का संदेश है, झूठी सांत्वना छोड़ो, सच को देखो और सच के साथ जीना सीखो। यानी जिंदगी की कठोरता को समझकर भी हिम्मत से जीना। उनके लिए यही असली विद्रोह है। न आत्महत्या, न छलांग, बस जीना, पूरी जागरूकता के साथ। इस अध्याय के अंत में कैमू हमें तैयार करते हैं अपने अगले बड़े विचार के लिए। अगर हमने ये तय कर लिया कि ना तो आत्महत्या करेंगे और ना ही किसी झूठे भरोसे में छलांग लगाएंगे, तो अब बचता है सिर्फ एक रास्ता, अब्सर्ड को अपनाना और उसके साथ पूरी आज़ादी से जीना। यही है उनका कॉन्सेप्ट, अब्सर्ड फ्रीडम एंड द अब्सर्ड मैन। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कैमू हमें दिखाते हैं कि बेमेल को अपनाकर इंसान एक नई किस्म की आज़ादी पा सकता है। क्या होता है ये अब्सर्ड मैन और ये जीवन जीने का नया तरीका। अध्याय 5। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैमू के हिसाब से आत्महत्या और फिलॉसॉफिकल सुसाइड दोनों ही एब्सर्ड के सामने झुकने के तरीके हैं। लेकिन अब वो हमें एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं, एब्सर्ड फ्रीडम, यानी बेमेल के साथ जीने की आज़ादी। इसी के साथ वो एक नए पात्र की रचना करते हैं, द एब्सर्ड मैन, यानी वो इंसान जो इस विसंगति को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। कैमू कहते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि दुनिया और हमारी उम्मीदों के बीच गहरा बेमेल है, तब हम एक तरह की नकारात्मक आज़ादी पाते हैं, क्योंकि अब कोई आखिरी मकसद, कोई तय योजना, कोई अल्टीमेट ट्रूथ हमें बांध नहीं सकता। अब हम जो भी करेंगे वो हमारी अपनी पसंद से होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब हर पल महत्वपूर्ण हो जाता है। वो लिखते हैं, एब्सर्ड फ्रीडम का मतलब है कि अब कोई तय नियम नहीं, कोई आखिरी मंजिल नहीं, बस हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। कैमू के लिए ये आज़ादी डरावनी भी है और उत्साहजनक भी है। डरावनी इसलिए क्योंकि अब आपके पास कोई सुरक्षित पिंजरा नहीं है, और उत्साहजनक इसलिए क्योंकि अब आप पूरी तरह खुली हवा में हैं।
द एब्सर्ड मैन की सबसे बड़ी पहचान है वो उम्मीद को छोड़ देता है। वो किसी भविष्य की जन्नत, किसी आखिरी मकसद पर भरोसा नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नकारात्मक हो जाता है या जीना छोड़ देता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हर क्षण को, हर अनुभव को आखिरी मानकर जीता है। कैमो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति विद्रोही होता है लेकिन उदास नहीं। वो हर पल को गहराई से जीता है। उसके लिए जीत हार, नाम शोहरत सबका मतलब बदल जाता है। वो लिखते हैं, जो व्यक्ति बेमेल को जानकर भी जीता है वो हर दिन को आखिरी समझकर जीता है और हर दिन उससे अधिक प्राप्त कर लेता है। कैमो इस विचार को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। डॉन जुआन, कलाकार और विजेता, ये लोग अलग अलग तरीके से एब्सर्ड फ्रीडम को जीते हैं। डॉन जुआन वो व्यक्ति है जो प्रेम को आखिरी मकसद नहीं बल्कि एक अनुभव मानता है। वो हर रिश्ते में, हर अनुभव में गहराई से उतरता है, लेकिन किसी हमेशा के वादे में नहीं फंसता। उसके लिए प्यार भी एक ऐसा ही अनुभव है जो इस जीवन को और गहराई से जीने का मौका देता है। कलाकार वो है जो कला को अमरता पाने का जरिया नहीं बल्कि वर्तमान को पकड़ने का माध्यम मानता है। वो जानता है कि उसकी रचनाएं भी एक दिन मिट जाएंगी, लेकिन फिर भी वो रचता है क्योंकि रचना ही उसका प्रतिरोध है। कैमो के हिसाब से कलाकार असली एब्सर्ड मैन है, क्योंकि वो दुनिया की विसंगति को पहचानता है लेकिन उसे सुंदरता में बदल देता है। विजेता वो व्यक्ति है जो कर्म को ही सबसे बड़ा अर्थ मानता है। उसके लिए जीतना या हारना इतना मायने नहीं रखता जितना संघर्ष करना। कैमो कहते हैं, जीत या हार अंत में बेकार हो सकती है, लेकिन संघर्ष करना हमें जिंदा रखता है। इन उदाहरणों से कैमू हमें यह बताना चाहते हैं कि एब्सर्ड मैन कोई थ्योरी में रहने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है। वो हर दिन अपने चुनाव करता है बिना किसी अंतिम समाधान के भरोसे। वो भविष्य के वादों पर नहीं जीता बल्कि वर्तमान की गहराई में उतरता है। कैमो इस बात पर भी जोर देते हैं कि एब्सर्ड फ्रीडम का मतलब कुछ भी चल सकता है वाली कोई अनाजकता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने चुनाव की जिम्मेदारी खुद लेना। अब अगर आप कोई रास्ता चुनते हैं तो वो इसलिए नहीं कि कोई बड़ा मकसद है, बल्कि इसलिए कि आपने वो रास्ता चुना है। यानी ये आज़ादी जितनी रोमांचक है उतनी ही जिम्मेदार भी। आज के दौर में सोचिए, हम अक्सर सोचते हैं ये सब करने का क्या फायदा है। कैमू कहते हैं, अगर आपको पता है कि कोई तय मायने नहीं है तो भी आप जी सकते हैं, बल्कि और गहराई से जी सकते हैं। हर छोटा काम, हर रिश्ता, हर खुशी इस बात से और भी कीमती हो जाता है क्योंकि अब वो किसी बड़े मकसद का जरिया नहीं बल्कि खुद में आखिरी अनुभव है। कैमो के शब्दों में एब्सर्ड फ्रीडम हमें जिंदगी का एक नया स्वाद देती है, जैसे सब कुछ उधार हो और हर पल वापस करने वाला हो। वो इस अध्याय को एक तरह की चुनौती के रूप में खत्म करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जी सकते हैं? क्या हम बिना किसी आखिरी अर्थ के भी अपनी दुनिया बना सकते हैं? क्या हम अपने चुनाव की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं? यानी द एब्सर्ड मैन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो हम ही हैं। बस वो इंसान जो ये स्वीकार कर लेता है कि दुनिया और उसकी उम्मीदों के बीच विसंगति है और इस विसंगति के बावजूद वो हिम्मत से जीता है, रचता है, प्यार करता है, संघर्ष करता है। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे कैमो इस एब्सर्ड फ्रीडम को और गहराई से 3 बड़े अनुभवों यानी डॉन जुआनिज्म, ड्रामा और कॉन्क्वेस्ट के जरिए समझाते हैं। यानी ये होगा हमारा अगली कड़ी का विषय। अध्याय 6। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने एब्सर्ड फ्रीडम और एब्सर्ड मैन के बारे में जाना। अब कैमो इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए 3 बड़े उदाहरण देते हैं: डॉन जुआनिज्म, ड्रामा और कॉन्क्वेस्ट। इन तीनों के जरिए वो दिखाते हैं कि कैसे एक इंसान इस एब्सर्ड को पहचान कर भी पूरी तरह जी सकता है। 1. डॉन जुआनिज्म, रिश्तों में बेमेल को स्वीकार करना। कैमो की डॉन जुआन का किरदार मूवी वाले विलेन जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो प्यार को किसी आखिरी मकसद या स्थायी वादे में नहीं बांधता। वो हर रिश्ते को गहराई से जीता है, लेकिन किसी हमेशा के भरोसे में नहीं जाता। उसके लिए हर मुलाकात, हर प्रेम, हर अनुभव अपने आप में आखिरी है। यहाँ कैमो हमें ये दिखाते हैं कि जब आप विसंगति को मान लेते हैं,
तो आप हर अनुभव को और भी कीमती महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हमेशा नहीं रहेगा। आज की भाषा में कहें तो डॉन जुआनिज्म का मतलब प्लेयर होना नहीं, बल्कि हर रिश्ते में पूरी मौजूदगी होना है। वो किसी को धोखा नहीं देता, बस किसी को ये वादा नहीं करता कि हमेशा के लिए, यानी वो प्रेम को एक ईमानदार वर्तमान अनुभव के रूप में जीता है। 2. ड्रामा, जीवन को एक मंच मानना। कैमो कहते हैं कि ड्रामा यानी नाटक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक अभिनेता को देखिए, उसे पता है कि उसका रोल अस्थायी है, लेकिन मंच पर वो पूरी शिद्दत से निभाता है। अभिनेता के लिए हर किरदार आखिरी होता है, हर शो के बाद पर्दा गिर जाता है, फिर भी वो मंच पर अपनी पूरी आत्मा झोंक देता है। कैमो के अनुसार हम सभी इसी तरह के अभिनेता हैं। हमारी नौकरियां, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान सब एक रोल की तरह हैं। अगर हम इस रोल की विसंगति यानी बेमेल को समझ लें तो हम इसे और भी अच्छी तरह निभा सकते हैं। यानी उम्मीद छोड़ने का मतलब उदास होना नहीं, बल्कि मंच को और गहराई से जीना होता है। 3. कॉन्क्वेस्ट, संघर्ष को मकसद से ऊपर रखना। तीसरा उदाहरण है कॉन्क्वेस्ट। कैमो कहते हैं कि विजेता अपने लिए किसी आखिरी जीत का सपना नहीं देखता, वो लड़ाई को, संघर्ष को खुद में ही एक अनुभव मानता है। उसके लिए हार और जीत मायने नहीं रखते, जितना मायने रखता है करना। कैमो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि बेमेल को मानने वाला इंसान किसी बड़ी जीत के लिए नहीं जीता, बल्कि हर दिन के संघर्ष के लिए जीता है। उसके लिए हर काम अपने आप में अर्थपूर्ण है, क्योंकि वो वर्तमान में घट रहा है। आज के दौर में सोचिए, हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन जब सब सेट हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। कैमो कहते हैं ये सोच ही आपको भविष्य की जेल में डाल देती है। अगर आप बेमेल को मान लें और जान लें कि कोई अंतिम मंजिल नहीं है, तो आप हर रोज के संघर्ष को ही अर्थपूर्ण मानने लगेंगे। डॉन जुआनिज्म, ड्रामा और कॉन्क्वेस्ट, ये तीनों हमें एक ही बात सिखाते हैं। वर्तमान में रहो, अनुभव को गहराई से जियो और किसी हमेशा या आखिरी पर भरोसा मत करो। यही एब्सर्ड फ्रीडम की असली ताकत है। कैमो के शब्दों में, एब्सर्ड मैन को किसी अंतिम विजय की आवश्यकता नहीं, वो अपनी आजादी को जीता है और यही उसका प्रतिरोध है। यानी अगर आप भी अपने जीवन में एब्सर्डिटी को पहचान कर हर दिन, हर अनुभव को पूरे मन से जीते हैं, तो आप भी अपने तरीके से एब्सर्ड मैन बन रहे हैं। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे, जब कला और रचनात्मकता इस बेमेल को छूती हैं, तो क्या होता है। क्या कलाकार इस विसंगति को बदल सकता है, या ये सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। यानी हमारा अगला पड़ाव होगा एब्सर्ड क्रिएशंस। अध्याय 7। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे डॉन जुआनिज्म, ड्रामा और कॉन्क्वेस्ट 3 अलग-अलग तरीके हैं बेमेल यानी अब्सर्ड को जीने के। अब कैमियो इस विचार को कला और रचनात्मकता की तरफ मोड़ते हैं। वो पूछते हैं कि जब इंसान को ये पता चल जाता है कि दुनिया और उसकी उम्मीदों के बीच गहरा बेमेल है, तब वो रचना क्यों करता है। क्या कला और सृजन इस विसंगति को दूर कर देते हैं या बस उसे और गहरा दिखाते हैं। कैमियो कहते हैं कि जब आप किसी अंतिम मकसद या हमेशा रहने वाले अर्थ में यकीन नहीं रखते, तब भी आप कला रच सकते हैं, बल्कि आप और गहराई से रच सकते हैं, क्योंकि आप रचना किसी अमरता के लिए नहीं बल्कि वर्तमान क्षण के लिए होती है। यहाँ कला एक तरह की विद्रोह बन जाती है, बेमेल को मानकर भी उसे सुंदरता में बदलने का विद्रोह। कैमियो के शब्दों में, कला वो पुल है जहां बेमेल की खामोशी को इंसान अपनी आवाज देता है। कला का मतलब अब सबूत देना नहीं, बल्कि अनुभव बांटना हो जाता है। यानी आप कविता, पेंटिंग, कहानी या फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि वो हमेशा रहेगी, बल्कि इसलिए बनाते हैं कि वो अभी आपकी दुनिया को पकड़ ले। कैमियो जोर देते हैं कि सृजन कोई समाधान नहीं है। ये एब्सर्ड या विसंगति को खत्म नहीं करता, बल्कि ये उसे और भी साफ कर देता है। जब कोई कलाकार लिखता या पेंट करता है तो वो अर्थ नहीं बना रहा होता, वो अनुभव को आकार दे रहा होता है। वो कहते हैं कि जिस तरह डॉन जुआन हर रिश्ते को आखिरी मानकर जीता है, उसी तरह कलाकार हर रचना को आखिरी मानकर रचता है। इसलिए उसकी कला में एक ईमानदारी होती है, एक जीवंतता होती है। कैमियो के मुताबिक कला में दोहरा टकराव है। पहला, कलाकार जानता है कि उसकी रचना अमर नहीं होगी। दूसरा, फिर भी वो रचता है। यही दोहरा टकराव उसे अब्सर्ड मैन बनाता है,
वो अपने हाथों से ऐसा संसार गढ़ता है जो क्षणिक है, लेकिन उसी क्षण में अमूल्य है। आज हम भी अपने जीवन में ये देख सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना हो, चाहे कोई नया आइडिया हो या किसी का छोटा बिजनेस। अक्सर लोग ये सोचकर कुछ नहीं करते कि इससे क्या होगा या ये चलेगा भी या नहीं। लेकिन कैमियो कहते हैं कि अगर आप बेमेल को समझकर भी रचते हैं तो आप उस क्षण में ही एक विद्रोह कर रहे हैं। यानी रचनात्मकता नतीजे के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। कैमियो लिखते हैं कि एब्सर्ड क्रिएशन में दो चीजें छिपी होती हैं, विद्रोह और स्वतंत्रता। विद्रोह इसलिए क्योंकि आप उस खामोशी को तोड़ रहे हैं जो दुनिया और इंसान के बीच है, और स्वतंत्रता इसलिए क्योंकि अब कोई आखिरी मकसद नहीं, अब बस आप और आपकी रचना है। वो कहते हैं कि हर रचना अपने भीतर बेमेल को समेटे रहती है, लेकिन उसी में इंसान की असली ताकत झलकती है। आज हम भी अपने जीवन में ये देख सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना हो, चाहे कोई नया आइडिया हो या किसी का छोटा बिजनेस। अक्सर लोग ये सोचकर कुछ नहीं करते कि इससे क्या होगा या ये चलेगा भी या नहीं। लेकिन कैमियो कहते हैं कि अगर आप बेमेल को समझकर भी रचते हैं तो आप उस क्षण में ही एक विद्रोह कर रहे हैं। यानी रचनात्मकता नतीजे के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। कैमियो लिखते हैं कि एब्सर्ड क्रिएशन में दो चीजें छिपी होती हैं, विद्रोह और स्वतंत्रता। विद्रोह इसलिए क्योंकि आप उस खामोशी को तोड़ रहे हैं जो दुनिया और इंसान के बीच है, और स्वतंत्रता इसलिए क्योंकि अब कोई आखिरी मकसद नहीं, अब बस आप और आपकी रचना है। वो कहते हैं कि हर रचना अपने भीतर बेमेल को समेटे रहती है, लेकिन उसी में इंसान की असली ताकत झलकती है। कैमियो का मानना है कि कला कोई धार्मिक काम या नैतिक संदेश देने का साधन नहीं है। वो कहते हैं कलाकार का काम जीवन की गहराई को पकड़ना है, ना कि उसे किसी तय नियम में बांधना। इसलिए कलाकार के लिए उसकी हर रचना एक तरह की आज़ादी है। इसमें वो दुनिया को नया अर्थ नहीं देता, बल्कि दुनिया के बेमेल को एक नई भाषा देता है। इस अध्याय के अंत में कैमियो हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि एब्सर्ड क्रिएशन का मतलब बेमेल को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करना है। यानी रचना करना भी उसी तरह का विद्रोह है जैसे जीना। आप जानते हैं कि ये सब अस्थाई है, लेकिन फिर भी आप पूरे मन से करते हैं। अब अगले अध्याय में हम पहुंचेंगे कैमियो के सबसे मशहूर हिस्से पर, द मिथ ऑफ सिसिफस, यानी वो कथा जिसने इस पूरी किताब को नाम दिया। हम जानेंगे क्यों कैमियो कहते हैं कि सिसिफस को खुश सोचना चाहिए, और कैसे ये मिथक हमारे जीवन को एक नई रोशनी में दिखाता है। अध्याय 8। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के सबसे मशहूर हिस्से पर, द मिथ ऑफ सिसिफस, यानी वो कहानी जिसने पूरी किताब को नाम दिया। कैमू इस ग्रीक मिथक को लेकर हमें इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े सच से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ग्रीक मिथक में सिसिफस का नाम शायद सबसे ज्यादा अजीब और रहस्यमय सजाओं में आता है। सिसिफस को ग्रीस के एक चतुर और चालाक राजा के रूप में जाना जाता था। वो कोरिंथ नामक शहर का शासक था। उसकी चालाकी इतनी मशहूर थी कि देवता भी उससे सावधान रहते थे। कहानी के मुताबिक सिसिफस न सिर्फ इंसानों को बल्कि देवताओं को भी धोखा देता था। एक बार उसने नदी के देवता एसोपस को यह बता दिया कि ज़्यूस ने उसकी बेटी को अपहरण किया है। बदले में उसने नदी के देवता से अपने शहर के लिए एक स्रोत यानी स्प्रिंग मांगा। ज़्यूस को जब यह पता चला तो वो गुस्से से भर गया। ज़्यूस ने थैनाटोस यानी मौत के देवता को भेजा कि सिसिफस को पकड़कर अंडरवर्ल्ड यानी मृत्युलोक में ले जाए। लेकिन सिसिफस इतना चतुर था कि उसने मौत को ही जंजीरों में बांध दिया। इससे धरती पर कोई मर ही नहीं रहा था। देवताओं को यह अजीब लगा, युद्ध हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन कोई मर नहीं रहा। आखिरकार एरीज यानी युद्ध के देवता ने थैनाटोस को आजाद कराया और सिसिफस को मौत के हवाले किया। लेकिन यहां भी सिसिफस ने चालाकी की। मरने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसके शव को बिना उचित संस्कार के शहर के बाहर फेंक दे। अंडरवर्ल्ड में पहुंचकर उसने पर्सिफोने यानी मृत्युलोक की देवी से शिकायत की कि उसकी पत्नी ने उसके अंतिम संस्कार नहीं किए हैं। उसने देवी से विनती की कि वो उसे कुछ दिनों के लिए धरती पर लौटने दे ताकि वो अपनी पत्नी को दंड दे सके।
देवी ने उसकी बात मान ली, लेकिन सिसिफस वापस जाने के बाद अंडरवर्ल्ड लौटा ही नहीं। वो धरती पर अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा। जब देवताओं को पता चला तो उन्होंने उसे पकड़कर अंडरवर्ल्ड में फेंका और इस बार उसके लिए एक ऐसी सजा तय की जो कभी खत्म न हो। उसे एक विशाल पत्थर दिया गया और आदेश दिया गया कि वो इसे पहाड़ की चोटी तक ले जाए, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता। फिर उसे नीचे जाना पड़ता और दोबारा वही करना पड़ता। ये अनंत काल तक चलता रहेगा। इस सजा का प्रतीक साफ है। सिसिफस को एक अनंत, निरर्थक और दोहराव वाली मेहनत दी गई थी। वो बार बार कोशिश करता, बार बार विफल होता। कभी उसकी मेहनत पूरी नहीं होती, कभी उसका लक्ष्य नहीं बदलता। ग्रीक मिथक में यह सजा देवताओं की शक्ति और इंसान की सीमाओं को दिखाती है, लेकिन कैमू को इसमें कुछ और दिखाई देता है, इंसान की जिंदगी की तस्वीर। हम भी रोज अपने पत्थर ढोते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। हम भी सोचते हैं एक दिन मंजिल मिलेगी, लेकिन रोज नई चढ़ाई होती है। अब कैमू इस मिथक को लेकर एक नया अर्थ करते हैं। उनके लिए सिसिफस की कहानी सिर्फ एक पाप और दंड की कहानी नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का रूपक है। कैमू कहते हैं कि सिसिफस की अनंत मेहनत हमारी जिंदगी की बेमेल यानी अपसर्ड स्थिति को सबसे साफ तरह से दिखाती है। एक तरफ इंसान का संघर्ष, दूसरी तरफ ब्रह्मांड की चुप्पी। हम लक्ष्य ढूंढते रहते हैं, लेकिन दुनिया कोई आखिरी मकसद नहीं देती। यही टकराव बेमेल है। लेकिन कैमू इस बेमेल को नकारात्मक नहीं मानते। वो कहते हैं कि जैसे ही इंसान इस टकराव को जान लेता है, वो आजाद हो जाता है। कैमू कहते हैं कि सिसिफस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल वो नहीं जब वो पत्थर चढ़ा रहा है, बल्कि वो है जब पत्थर ऊपर से गिरकर नीचे चला जाता है और सिसिफस नीचे उतरता है। उस छोटे से अंतराल में वो पूरी तरह जागरूक होता है। उसे पता है कि ये अनंत है, कि उसे ये दोहराव हमेशा करना है। यही जागरूकता उसे देवताओं से भी ऊपर उठा देती है। कैमू का सबसे बड़ा तर्क ये है कि हमें सिसिफस को दुखी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी नियति को पहचान लिया है। अब वो अंधेरे में नहीं, बल्कि जागरूकता में जी रहा है। उसने देवताओं के खेल को पहचान लिया है और उसे अपनी स्वतंत्रता बना लिया है। कैमू लिखते हैं, संघर्ष खुद ही इंसान के दिल को भर देता है। हमें सिसिफस को खुश मानना चाहिए, यानी संघर्ष ही जीवन का सार है। मंजिल की कमी दुख नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देती है। आप हर पल को, हर चढ़ाई को अपना सकते हैं। कैमू कहते हैं कि सिसिफस की असली ताकत उसका विद्रोह है। वो जानता है कि कोई अंतिम मकसद नहीं, लेकिन फिर भी वो चढ़ाई जारी रखता है। यही विद्रोह उसे देवताओं के आदेश के बावजूद स्वतंत्र बना देता है। अब वो गुलाम नहीं, बल्कि अपने चुनाव का मालिक है। कैमू के अनुसार विद्रोह का मतलब क्रोध नहीं, बल्कि जागरूकता है। आप पत्थर को चढ़ाते हैं, लेकिन अब वो आपकी सजा नहीं, बल्कि आपका चुनाव है। आप जानते हैं कि ये दोहराव है, लेकिन फिर भी उसमें अर्थ नहीं, बल्कि अनुभव देखते हैं। कैमू ये मिथक हमें इसलिए देते हैं क्योंकि आज भी ये हमारे जीवन पर लागू होता है। हम सभी सिसिफस हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, वही काम करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि ये सब दोहराव है और कोई आखिरी मकसद नहीं, तो हम विद्रोह करके आज़ाद हो सकते हैं। कैमू कहते हैं कि बेमेल को स्वीकार करना ही असली स्वतंत्रता है। आप तब अपने हर काम को, हर रिश्ते को, हर संघर्ष को अपने चुनाव की तरह जीते हैं। अब कोई झूठी उम्मीद, कोई आखिरी मंजिल आपको बांध नहीं सकती। कैमू के शब्दों में, जब आप जानते हैं कि जीवन का कोई आखिरी अर्थ नहीं है, तब हर अनुभव अंतिम बन जाता है, हर अनुभव कीमती बन जाता है। यानी आप हर क्षण को आखिरी मानकर जीते हैं और हर क्षण को पूरा जीते हैं। यही सिसिफस की सीख है, संघर्ष को गले लगाना, दोहराव को समझना और उसी में खुशी ढूंढना। कैमू कहते हैं कि कला, प्रेम और संघर्ष, ये तीनों भी सिसिफस की चढ़ाई जैसे हैं। इनमें कोई अंतिम समाधान नहीं, लेकिन इनका अनुभव इतना गहरा है कि वही जीवन बन जाता है। आप किसी कविता को अमरता के लिए नहीं लिखते, बल्कि उस क्षण के लिए लिखते हैं। आप किसी को हमेशा के लिए पाने के लिए नहीं, बल्कि उस क्षण को जीने के लिए प्रेम करते हैं।
आप किसी संघर्ष को जीतने के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष करने के लिए करते हैं। कैमू के लिए सिसिफस की कहानी एक दंड नहीं, बल्कि एक घोषणा है। वो घोषणा ये है कि अगर आप अपने पत्थर को पहचान लें, अगर आप अपने जीवन के बेमेल को जान लें, तो आप उसके गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक बन सकते हैं। आप ये चुन सकते हैं कि इस सब के बीच भी आप हर पल को कैसे जीते हैं। मंजिल की कमी आपको डराए नहीं, बल्कि मुक्त करे। विद्रोह ही जीवन है, और यही विद्रोह आपको असली स्वतंत्रता देता है। इस तरह कैमू का संदेश साफ है। सिसिफस हमें यह सिखाता है कि जीवन का कोई आखिरी मकसद नहीं होना चाहिए। संघर्ष जीवन है, और जागरूक होकर संघर्ष करना ही खुशी है। दोस्तों, आपने अभी अभी एल्बर्ट कैम्यू की मशहूर किताब द मिथ ऑफ सिसिफस की यात्रा पूरी की। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक ग्रीक मिथक सिसिफस का पत्थर चढ़ाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का रूपक बन जाता है। कैम्यू हमें यह समझाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सच किसी आखिरी मंजिल में नहीं, बल्कि हमारे संघर्ष में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही गहराई से किताबों को समझना चाहते हो, तो चैनल किताबों से सीखा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि कैम्यू की इस सोच ने आपको सबसे ज्यादा कहां छुआ। और हां, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे द स्ट्रेंजर वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। वहां आपको कैम्यू के फिक्शन का वही दर्शन और भी दिलचस्प रूप में मिलेगा। दोनों वीडियो मिलकर आपको कैम्यू की सोच का पूरा चित्र देंगे। याद रखिए, हर किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। कुछ किताबें हमें सोचने, जीने और बदलने के लिए होती हैं। और यही मकसद है हमारे चैनल किताबों से सीखा का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई किताब, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, पत्थर चढ़ाते रहो, लेकिन जागरूक होकर। यही विद्रोह है, यही खुशी है। धन्यवाद।